बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी लेक्चर नंबर 7 एंड चैप्टर नंबर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन का। और आज इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द लाइजोसोम्स। इससे पहले कहूँगी कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विद योर फैलोस। तो अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि लाइसोसोम है क्या। सो बेसिकली इट इज़ द ऑर्गेनल दैट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मिक रीजन ऑफ द सेल। तो अगर हम इसके वर्ड की तरफ देखें तो लाइजो मीन्स स्प्लिटिंग एंड सोमा मीन्स या सोम्स या सोमा बोलते हैं बॉडी को। इसके अलावा स्ट्रक्चर देखें तो दीज आर द सिंगल मेम्ब्रेनस, यानी कि हमें इसके स्ट्रक्चर के अराउंड जो लेयर नजर आती है वो एक सिंगल लेयर होती है, यानी कि एक सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है। और शेप की तरफ देखें तो इसकी जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है, यानी कि ये स्फेरिकल और वेजिकल शेप में होते हैं। लाइक ये इस शेप में आपको नजर आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कंपोजिशन क्या है, यानी कि क्या चीज़ प्रेजेंट होती है, किस बेस पे हम इनको लाइसोसोम्स का नाम दे रहे हैं। सो बेसिकली दे कंटेन द डाइजेस्टिव एंड द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा, अब डाइजेस्टिव का वर्ड जाहिर कर रहा है कि वो एंजाइम्स जो कि डाइजेशन में हेल्प आउट करवाएंगे। और डाइजेशन कब होती है कि जब आप एक मैक्रो मोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करते हैं माइक्रो मोलिक्यूल में, यानी कि एक कॉम्प्लेक्स मोलिक्यूल को आप ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल मोलिक्यूल में। और जब एक ब्रेक डाउन की जाती है तो वहाँ पे वाटर की जो है ना, वाटर भी बाय द एडिशन ऑफ वाटर ये ब्रेक डाउन होती है, और उनके लिए जो एंजाइम्स वहाँ पे होते हैं दैट इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। और डाइजेस्टिव और हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स को कलेक्टिवली लाइसोसोमल एंजाइम्स भी कहा जाता है। अब ये लाइसोसोमल एंजाइम्स आते कहाँ से हैं? सो दीज आर मेड बाय द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे सवाल आता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम तो प्रोटीन बनाना था, सो एंजाइम्स आर आल्सो इन प्रोटीनियस इन नेचर। तो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बनते हैं और फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके पास? गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, इनमें मॉडिफिकेशन करता है और फिर इन एंजाइम्स को रिलीज कर दिया जाता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स से सेल के अंदर। किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल्स। अब ये जो वेसिकल जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज हुए हैं आफ्टर मॉडिफिकेशन, इनको लाइसोसोम्स का नाम दिया जाता है। अच्छा, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। सो बेसिकली इट इज़ द सेल। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, इसके साथ ये आपको जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है दैट इज़ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ से ये प्रोटीन आएंगी, यानी कि जो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीनियस इन नेचर है वो आएंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स इनको जो है ना वो मॉडिफिकेशन करेगा और फिर इन द फॉर्म ऑफ वेसिकल इनको रिलीज कर देगा। और ये जो वेसिकल है दीज आर कॉल्ड एज द लाइसोसोम्स। इसके अलावा जो लाइसोसोम अगर देखा जाए तो किन सेल्स में प्रेजेंट होते हैं, तो ये सिर्फ एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं या फिर एनिमल लाइक यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। प्लांट सेल में जो है वो लाइसोसोम प्रेजेंट नहीं होते, लेकिन प्लांट सेल या फंजाई में अगर हम देखें तो कुछ और वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं। जैसे अगर मैं प्लांट सेल की बात करूँ ना, तो प्लांट सेल में जो है ना एक सेंट्रल लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। इस सेंट्रल लार्ज वैक्यूल के अंदर भी वही एंजाइम्स होते हैं जो लाइसोसोम के अंदर होते हैं। सो हम प्लांट या फंजाई के केस में ये कहते हैं कि वो वैक्यूल जो है वो लाइसोसोम की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर एनिमल सेल की बात की जाए तो वहाँ पे जो है ना वो लाइसोसोम से प्रेजेंट होते हैं। तो कहते हैं इन प्लांट्स एंड फंजाई सर्टेन वैक्यूल्स कैरी आउट द एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस अ फंक्शन, यानी कि वो वाला फंक्शन जो कि लाइसोसोम एनिमल सेल के अंदर कर रहे हैं तो प्लांट के अंदर वही फंक्शन जो है वो वैक्यूल्स कर रहे होते हैं। इसके अलावा टाइप्स की अगर बात करें तो दो तरह के लाइसोसोम्स होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम एंड सेकेंडरी लाइसोसोम। अच्छा, इसके बाद दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि प्राइमरी और सेकेंडरी है क्या। सो प्राइमरी लाइसोसोम क्या है? वो वाला लाइसोसोम जो अभी अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से निकला है और अभी तक उसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, तो ऐसे लाइसोसोम को जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम कहा जाता है। रीड भी कर लेते हैं। तो कहते हैं द न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम बिफोर द स्टार्ट ऑफ देयर फंक्शन आर कॉल्ड द प्राइमरी लाइसोसोम। अगेन रिपीट कर रही हूँ कि वो वाला लाइसोसोम या वो वाला वेसिकल जो कि निकला है अभी अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से और अभी तक उसने जो है ना अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया, यानी कि उसके एंजाइम्स उसके अंदर अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, तो ऐसे न्यूली फॉर्म्ड लाइसोसोम को जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम का नाम दिया जाता है। इसके बाद सेकेंडरी लाइसोसोम की तरफ आए तो सेकेंडरी लाइसोसोम कोई अलग जो है ना वो टाइप ऑफ लाइसोसोम नहीं है, बल्कि प्राइमरी ही कन्वर्ट होगा सेकेंडरी में। कैसे? कि यही प्राइमरी लाइसोसोम जब फ्यूज करेगा किसी भी फूड वैक्यूल के साथ, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि जब ये स्टार्ट करेगा अपना फंक्शन परफॉर्म करना, तो ऐसे लाइसोसोम को जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम कहा जाएगा। फंक्शन कैसे परफॉर्म करेगा कि जब ये वाला प्राइमरी लाइसोसोम फ्यूज करेगा फूड वैक्यूल के साथ। अब फूड वैक्यूल के साथ क्यों करेगा? क्योंकि हमने पढ़ा है कि लाइसोसोम के अंदर जो एंजाइम्स हैं दैट इज द डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी कि वो फूड की डाइजेशन करवाएंगे। तो जब फूड वैक्यूल आके इसके साथ फ्यूज करेगा तो वो एंजाइम जो है वो फूड के ऊपर एक्ट करेंगे और इस तरह से फूड की डाइजेशन होगी। तो फिर ऐसा जो लाइसोसोम होगा जिसके साथ फ्यूज हो चुकी है फूड, तो ऐसे लाइसोसोम को जो है वो सेकेंडरी लाइसोसोम का नाम दिया जाता है।
इसके बाद साइज़ देखा जाए तो प्राइमरी लाइसोसोम जो होता है वो साइज़ में स्मॉलर होता है एज़ कम्पेयर टू सेकेंडरी लाइसोसोम जो होगा वो साइज़ में लार्जर होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी लाइसोसोम ने अभी तक जो है ना अपना फंक्शन यानी कि फूड के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, एंजाइम्स इनएक्टिव फॉर्म में है तो साइज़ भी स्मॉलर होगा। लेकिन सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो अब फ्यूज़ कर चुका है यानी कि इसके अंदर फूड कॉन्टेंट भी आ चुका है, तो अब इसका साइज़ जो है वो बड़ा हो चुका है। इसके अलावा एंजाइम्स हैं वो अभी इनएक्टिव फॉर्म में है, जब तक फूड नहीं आएगी वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेंगे, और जब फूड आ चुकी है तो ऑब्वियसली एंजाइम्स भी जो है वो एक्टिव फॉर्म में चले जाएंगे। इसके अलावा डू नॉट अंडरगो डाइजेशन, क्योंकि एंजाइम्स ही अभी एक्टिव नहीं है तो वो डाइजेशन कैसे करवाएंगे। ठीक है, तो हम कहते हैं कि प्राइमरी लाइसोसोम जो है वो डाइजेशन में नहीं गया अभी तक। इसके अलावा सेकेंडरी लाइसोसोम जो है वो अंडरगो डाइजेशन, क्योंकि फूड आ चुकी है, इसके साथ फ्यूज हो चुकी है, ठीक है, एंजाइम्स एक्टिव हो चुके हैं, तो हम कहते हैं कि इट अंडरगोज डाइजेशन। इसके अलावा कैन नॉट एलिमिनेट देयर कंटेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। अब यानी कि अब ये कंटेंट कैसे रिलीज करेगा, ये तो अभी जो है ना इसके साथ कोई फूड आके फ्यूज हुई नहीं है, तो अभी इसके पास कोई कंटेंट नहीं है रिलीज करने के लिए, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन नॉट एलिमिनेट देयर कंटेंट। इसके अलावा सेकेंडरी लाइसोसोम को देखा जाए तो इट कैन एलिमिनेट देयर कंटेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। अब ये क्या होगा, बेसिकली जब फूड वैक्यूल फ्यूज करेगा तो फूड की इंजाइम्स एक्ट करेंगे उसके ऊपर, फूड की डाइजेशन होगी, जब वो स्मॉलर मोलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाएगी तो वो जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर जो है ना वो जितने भी ऑर्गेनल्स हैं या जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं वो उसको जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेंगी, और बाकी जो अनडाइजेस्टेड या वेस्ट मटेरियल है वो लाइसोसोम जो है वो सेल से बाहर जो है ना एलिमिनेट कर देगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर एलिमिनेट कर देता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इट कैन एलिमिनेट देयर कंटेंट आउटसाइड ऑफ द सेल। इसके अलावा फंक्शंस की तरफ अगर देखें तो जो इसके मेजर फंक्शंस हैं वो 3 हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ऑटोफैगी एंड ऑटोलाइसिस। तो वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रा का वर्ड है इनसाइड, सेलुलर मीन्स सेल, यानी कि सेल के इनसाइड ही जो डाइजेशन होगी दैट इज कॉल्ड एज द इंट्रासेलुलर डाइजेशन। अब मैकेनिज्म देखते हैं कि ये डाइजेशन किस तरीके से हो रही है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन थोड़ा सा देख लें तो लाइसोसोम के अंदर तकरीबन 40 डिफरेंट डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, अब क्योंकि हर एंजाइम जो है वो एक स्पेसिफिक मॉलिक्यूल पे एक्ट करता है, यानी कि प्रोटीन्स पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, लिपिड पे एक्ट करने वाले एंजाइम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है, तो इस तरीके से हर तरह की फूड के लिए, हर तरह के डाइजेशन के लिए जो है ना वो डिफरेंट एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, और वो एंजाइम्स जो है ना वो हर तरह के मैक्रो मोलिक्यूल को माइक्रो मोलिक्यूल में कन्वर्ट या ब्रेक डाउन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन जो है वो मैक्रोमोलिक्यूल में आती है, लिपिड्स, पॉलीसेक्राइड्स या डीएनए वगैरह, तो इनकी ब्रेक डाउन करना किसका काम है, लाइसोसोम का काम है। इसके अलावा अब फूड वैक्यूल देख लेते हैं। फूड वैक्यूल क्या होता है, द इंजेस्टेड फूड ऑफ द सेल। अच्छा, यानी कि सेल ने जिस फूड को इंजेस्ट किया है तो वो किस फॉर्म में करता है, वेसिकल की। अब जो फूड बाहर से आ रही होती है ना, फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ठीक है, बाहर से फूड आती है, अब बाहर से जो फूड आ रही होती है वो भी एक वेसिकल या वैक्यूल की फॉर्म में होती है, ठीक है, और वो वैक्यूल आके इसके साथ जो है ना वो एंडोसाइटोसिस के थ्रू अंदर आता है। एंडोसाइटोसिस किसको बोलते हैं कि जब सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है किसी भी बाहर वाले सब्सटेंस को अपने अंदर, तो इस प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। तो अब ये जो है ना वो वेसिकल की फॉर्म में है फूड, यानी कि इनक्लोज हुई हुई एक वेसिकल के अंदर, तो ऐसे वेसिकल को हम जो है वो फूड वैक्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, जब एक दफ़ा फूड वैक्यूल जो है वो सेल के अंदर आ चुका है तो उसके बाद क्या होगा, तो कहता है वंस द लाइसोसोम हैज़ फ्यूज्ड विद द फूड वैक्यूल। ऑब्वियसली जब फूड वैक्यूल सेल के अंदर आ चुका है तो अब उसने आके फ्यूज होना है लाइसोसोम के अंदर। क्यों? क्योंकि उस फूड की डाइजेशन होनी है, तो द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द सेकेंडरी लाइसोसोम। क्योंकि अब फूड जो है वो फ्यूज हो चुकी है लाइसोसोम के अंदर, यानी कि लाइसोसोम अब जो है वो अपने फंक्शन की तरफ जा रहा है, फंक्शन को परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया उसने, तो फिर ऐसे लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी लाइसोसोम को बोलते हैं। और इसके अंदर क्या हो रहा है कि फूड जो है वो डाइजेस्ट होना शुरू हो गई है। अच्छा, जब एक दफ़ा फूड डाइजेस्ट होगी यानी कि उसकी ब्रेक डाउन हो चुकी है तो वो क्या होगा, तो जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा वो साइटोप्लाज्म अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट रह जाएगा, यानी कि जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, जिनको लाइसोसोम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, या फिर कोई ऐसा वेस्ट जिसकी सेल को ज़रूरत नहीं है तो अब उसे सेल से बाहर भी निकालना है, तो वो भी एक वेसिकल की फॉर्म में ही रहेगा, और फिर उस वेसिकल को हम कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम देते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बात अगर आप देखें ना तो हम एक ही वैक्यूल को डिफरेंट नाम दे रहे हैं, यानी कि पहले जो वेसिकल था उसको हम प्राइमरी बोल रहे थे तब जब तक उसने अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं किया था, यानी कि न्यूली फॉर्म लाइसोसोम को हम प्राइमरी लाइसोसोम बोल रहे थे। जब उसने अपना फंक्शन परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया तो फिर हमने उसको सेकेंडरी लाइसोसोम कहा, और अब जब उसने फूड भी दे दिया, डाइजेस्ट हो चुका, और जो वेस्ट इसके अंदर रह गया, यानी कि अब वो वाला वैक्यूल जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ वेस्ट रह गया और उसको सेल से बाहर निकालना है, और फिर उसी सेकेंडरी लाइसोसोम को हम जो है ना वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का नाम दे रहे हैं।
अच्छा, अब क्या होगा कि यही जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है ये फ्यूज़ करेगा सेल मेम्ब्रेन के साथ, सेल मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ करेगा और इसके थ्रू जो है ना वो अपना वेस्ट जो है ना वो बाहर निकाल देगा। अब जब हम सेल से बाहर कोई चीज़ निकालते हैं ना तो इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब सेल के अंदर कोई चीज़ आ रही होती है तो इसको एंडोसाइटोसिस कहा जाता है। टू एलिमिनेट द अनडाइजेस्टेड वेट, क्योंकि सेल से बाहर निकाल रहे हैं तो थ्रू एक्सोसाइटोसिस क्या होगा कि सेल मेम्ब्रेन उसको बाहर निकाल देगी, और दिस होल और इस पूरे प्रोसेस को जो है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन का नाम दिया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा फंक्शन है लाइसोसोम का, दैट इज कॉल्ड एज द ऑटोफैगी। अब अगर हम इसके वर्ड्स की तरफ देखें तो ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड फैगी मीन ईटिंग। इट्स मीन कि इट इज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल्फ। अब हम देखते हैं कि ये कैसे सेल्फ ईटिंग प्रोसेस है। तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सेल जो होता है उसके अंदर जितने भी ऐसे स्ट्रक्चर्स जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं है तो सेल ने उनको जो है ना वो ख़त्म करना है, तो क्या होता है कि लाइसोसोम उनको इनगल्फ कर लेता है। इनगल्फ का मतलब होता है कि अपने अंदर ले जाना, तो लाइसोसोम उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेता है, और इनगल्फ करने के बाद उन पे डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है, यानी कि उन पे एंजाइम्स एक्ट करना शुरू कर देते हैं, तो उसको डाइजेस्ट कर लेता है लाइसोसोम, और इस प्रोसेस को जो है वो ऑटोफैगी कहा जाता है। अगर देखा जाए तो इट इज़ द सेल्फ ईटिंग, क्योंकि वर्ड भी जाहिर कर रहा है कि ऑटो मीन्स सेल्फ एंड फैगी मीन्स ईटिंग, सो दिस इज द सेल्फ ईटिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। और इसके अंदर क्या हो रहा है, इन विच द लाइसोसोम बिगन्स टू डाइजेस्ट द सेल्स ओन ऑर्गेनल, यानी कि सेल के अंदर वो ऑर्गेनल जिनकी सेल को ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, या ऐसे ऑर्गेनल जिनका नंबर जो है वो कम करना है, तो फिर ऐसे ऑर्गेनल्स को जो है वो इनगल्फ कर लिया जाता है, लाइसोसोम उनको इनगल्फ कर लेता है, तो फिर ऐसे प्रोसेस को जो है वो सेल्फ हीटिंग प्रोसेस या फिर ऑटोफैगी कहा जाता है। और फिर ऐसे लाइसोसोम जो कि सेल्फ हीटिंग प्रोसेस या फिर ऑटोफैगी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसे लाइसोसोम को ऑटोफैगोसोम्स कहा जाता है। ये बात एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है कि ऐसे लाइसोसोम जो कि ऑटोफैगी परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ऐसे लाइसोसोम को ऑटोफैगोसोम्स कहा जाता है। अच्छा, अब ये प्रोसेस होता कब है बेसिकली, दिस प्रोसेस आइदर टेक्स प्लेस इन स्टारवेशन पीरियड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनर्जी। स्टारवेशन पीरियड का क्या मतलब है कि वो वाला पीरियड कि जब आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए, यानी कि आपने बहुत टाइम से खाना नहीं खाया, ठीक है, आपके अंदर जो है ना वो एनर्जी कम हो रही है, तो बॉडी के सेल्स को तो एनर्जी चाहिए, उन्होंने अपना मेटाबॉलिज्म तो परफॉर्म करना है, ठीक है, और मेंटेन भी रखना है, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। तो क्या होता है कि लाइसोसोम जो है वो सेल के अंदर जितने भी जो है ना अनवांटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं तो उनको डाइजेस्ट करके और फिर उनसे एनर्जी लेके सेल को देना शुरू कर देता है। तो एक तो ये इस वजह से भी कि आपको जब एनर्जी चाहिए स्टारवेशन पीरियड में तो तब ये ऑटोफैगी का प्रोसेस होता है, और इसके अलावा इट अकर्स इन रूटीन इन ऑर्डर टू कंट्रोल द नंबर ऑफ स्पेसिफिक ऑर्गेनल, या फिर आपकी सेल के अंदर जब किसी भी एक स्पेसिफिक ऑर्गेनल या कोई भी ऑर्गेनल जिसका नंबर जो है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो गया है तो उस ऑर्गेनल को जो है ना वो उसके नंबर को जो है वो मेंटेन नॉर्मल पे लेके आना है, तो फिर जो एक्स्ट्रा होंगे या एक्सेसिव ऑर्गेनल का नंबर होगा उसको डाइजेस्ट कर लेगा कौन, लाइसोसोम। अच्छा, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो कहता है कि इफ़ समवन स्टार्ट्स टू परफॉर्म द हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बिगन्स टू इंक्रीज इन हिज मसल सेल्स। अच्छा, बेसिकली होता क्या है कि जब कोई पर्सन जो है वो एक्सरसाइज कर रहा होता है तो उस वक्त उसके मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, तो उसके मसल्स, अब एक्सरसाइज करने के लिए क्या एनर्जी की ज़रूरत है, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, और ज़्यादा एनर्जी देने के लिए जो है ना आपके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा ऑर्गन है जो कि एनर्जी की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो जब तक वो एक्सरसाइज करेगा उसके मसल सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर इंक्रीज करेगा, लेकिन जब ही वो एक्सरसाइज छोड़ता है तो उस जो नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया उसको अगेन नॉर्मल पे लेके आना है, यानी कि उसको डिक्रीज करना है। तो उस वक्त जो है ना ये ऑटोफैगी का प्रोसेस होता है, यानी कि लाइसोसोम क्या करते हैं कि उस एक्सेसिव नंबर को अपने अंदर इनकल्फ करके और डाइजेस्ट कर लेते हैं, और इस तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर है वो अगेन नॉर्मल पे आ जाता है। अच्छा, उसके बाद हमारा थर्ड फंक्शन है लाइसोसोम का, दैट इज द ऑटोलाइसिस। अब वर्ड जैसा कि जाहिर कर रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ और लाइसिस मीन्स ब्रेक डाउन, यानी कि आप इसे कह सकते हैं कि सेल्फ किलिंग प्रोसेस ऑफ द सेल। अच्छा, अब इसमें होता क्या है कि सेल जो लाइसोसोम है वो बर्स्ट हो जाता है, फट जाता है, और इसके अंदर से एंजाइम जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर रिलीज हो जाते हैं। अब क्योंकि वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो वो क्या करेंगे कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल या साइटोप्लाज्म के अंदर जो कुछ भी है उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे, तो यानी कि सेल को उसके फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, तो एक तरह की ये सेल की डेथ हो जाती है। तो इस प्रोसेस को जो है वो ऑटोलाइसिस कहा जाता है, और ज़्यादातर ये जो ऑब्जर्व की जाती है ऑटोलाइसिस ये डेवलपमेंट फेज में की जाती है, यानी कि जब फीटस जो है वो मदर के अंदर जो है वो डेवलपमेंट फेज के अंदर होता है तो उस वक्त जो ऑटोलाइसिस है उसको ज़्यादा ऑब्जर्व किया गया है। तो कहता है कि समटाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द डेवलपमेंट फेज when a particular cell is required to be disintegrated, a type of cell death is committed called the autolysis.
अच्छा, इसके अलावा ये एक प्रोग्राम सेल डेथ है, यानी कि सेल की अपनी ही डेथ हो रही होती है, किस तरीके से इन विच द लाइसोसोम बर्स्ट, लाइसोसोम फट जाता है और उसके जो एंजाइम्स हैं वो रिलीज हो जाते हैं किसके अंदर, साइटोप्लाज्म के अंदर, और क्विकली डिस्पर्स्ड यानी कि स्प्रेड हो जाते हैं किसके अंदर, पूरे साइटोप्लाज्म के अंदर। इस तरीके से जो अब क्योंकि एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, तो वो डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और डिसइंटीग्रेट यानी कि उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं उसके फ्रेगमेंट्स में। फ्रेगमेंट किसको बोलते हैं, छोटे छोटे आप जो है ना उसको टुकड़े कर देते हैं, तो विच आर फैगोसाइटोस्ड बाय अदर सेल्स। अच्छा, अब क्योंकि ये जो फ्रेगमेंट्स है अब इनका कोई काम नहीं है बॉडी के अंदर, अब क्यों आप समझे कि ये कचरे का काम वहाँ पे कर रहे हैं, डेब्रिस का काम कर रहे हैं, अब इनको सेल से बॉडी के अंदर से खत्म करना है, तो क्या होता है कि बॉडी के कोई और सेल्स आते हैं और उनको अपने अंदर इनगल्फ कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं और इस तरीके से उनको खत्म कर देते हैं। फैगोसाइटोस्ड सेल्स वो वाले सेल्स होते हैं जो कि अपने अंदर इनगल्फ करते हैं चीज़ों को, ठीक है, और इस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस भी कहा जाता है। तो इसी वजह से लाइसोसोम को जो है ना सोसाइटल बैग्स भी कहा गया है, क्योंकि ये वो वाले बैग्स हैं जो कि सेल की अपनी ही डेथ करवा रहे हैं, ठीक है, सुसाइड करवा रहे हैं। इसके अलावा डिजीजेस की तरफ देखें तो लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस क्या होती हैं। कहते हैं कि सिंस लाइसोसोम्स कंटेन द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, हमने ऊपर बात की कि इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स हैं और हर एंजाइम्स अपने ही सब्सटेंस के लिए स्पेसिफिक है। फॉर एग्जांपल जो प्रोटीन की डाइजेशन करवाएगा वो एंजाइम डिफरेंट है, लिपिड की डाइजेशन के लिए एंजाइम डिफरेंट है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यानी कि जितने भी इन सब्सटेंसेस हैं उनके लिए डिफरेंट एंजाइम्स हैं। सो इफ अ पार्टिकुलर लाइसोसोमल एंजाइम इज मिसिंग इन एन इंडिविजुअल, द रेशन ऑफ दैट पार्टिकुलर सब्सटेंस विल बी अफेक्टेड। तो अगर एक भी एंजाइम मिस होगा तो वो एंजाइम जिसके लिए स्पेसिफिक था तो उस सब्सटेंस की डाइजेशन नहीं होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक सेल है जिसके अंदर जो है ना लाइसोसोम के अंदर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है या फिर इनएक्टिव फॉर्म में, तो क्या होगा, लिपिड की डाइजेशन नहीं होगी। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है कि वो वाला सब्सटेंस जिसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम्स नहीं है तो वो सेल के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आती हैं, ठीक है। और वो वाली प्रॉब्लम्स जो किस वजह से आई हैं कि उस सब्सटेंस की वजह से आई हैं जिसका एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसी डिजीजेस को और बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं, फिर उसकी वजह से डिजीजेस कॉज होती हैं और ऐसी डिजीज को लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहा जाता है। कहता है कि सच कॉम्प्लिकेशंस व्हिच आर कॉज्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेस इन द सेल, किस वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं, ड्यू टू द लैक ऑफ सर्टेन लाइसोसोमल एंजाइम्स, यानी कि वो वाला एंजाइम जो एक्यूमुलेट हो रहा है किस वजह से हो रहा है, क्योंकि उसको डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम नहीं है, तो फिर लाइसोसोम के अंदर नहीं है, तो फिर ऐसी डिजीजेस को लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीजेस कहा जाता है। इसके अलावा ये डिजीज जो होती हैं वो हेरिडिटरी यानी कि विरासत में मिलती हैं, यानी कि कहते हैं ना खानदानी बीमारी, फैमिली टू फैमिली आगे ट्रांसफर होती हैं, या कोनिजेंटल ऐसे डिजीज को बोलते हैं जो कि बाय बर्थ होती हैं, यानी कि जब बच्चा पैदा हुआ तो तब से ही उसके अंदर डिजीज होगी। देयर फोर रन इन पार्टिकुलर फैमिलीज, यानी कि फैमिली टू फैमिली क्या होगी, ट्रांसफर होगी एंड एग्जिस्ट बाय बर्थ इन एन इंडिविजुअल। अच्छा, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज की। वैसे तो ये बहुत सारी हैं, ठीक है, इनमें से एक को हम डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट कॉमन है। तो टे सैक डिजीज़ एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें जो है वो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम जो है वो मिसिंग होता है। किसके अंदर मिसिंग होता है, ब्रेन सेल के अंदर। आपके ब्रेन सेल्स हैं, ठीक है, ब्रेन सेल में जो लाइसोसोम होगा ना उनके अंदर लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम मिस होगा या फिर इनएक्टिव होगा। अब अगर वो लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ही नहीं है तो लिपिड कॉन्टेंट जो होता है वो यहाँ पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। लिपिड ब्रेन सेल्स जो है वो अपना फंक्शन जो है ना वो मेंटेन नहीं कर पाते, तो फिर ऐसी डिजीज जिसमें लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम ब्रेन के अंदर मिस हो तो ऐसी डिजीज को टे सैक डिजीज कहा जाता है। तो कहते हैं वन ऑफ द कॉमन एग्जांपल इज टे सैक डिजीज इन विच द लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम इज मिसिंग, या तो मिस होंगे या फिर इनएक्टिव होंगे, एंड ब्रेन बिकम इम्पेयर्ड बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ लिपिड्स इन द सेल। सो एक डायग्रामेटिकली व्यू देख लेते हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। हमने ऊपर बात की है कि जो लाइसोसोमल एंजाइम्स हैं वो कहाँ से आते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एंजाइम्स भी तो प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं, ठीक है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है इसके अंदर क्या है, लाइसोसोमल एंजाइम है। ये किसके पास आएंगे, गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी ऑपरेटस के पास आएंगे। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, उनकी मॉडिफिकेशन करेगा और फिर उनको रिलीज करेगा, तो अब ये वेसिकल क्या कहलाएगा, लाइसोसोम कहलाएगा। लेकिन कौन सा वेसिकल है, ये प्राइमरी लाइसोसोम है, ठीक है। अभी ये सेकेंडरी नहीं है क्योंकि अभी तक इसके साथ कोई फूड वैक्यूल आके अटैच नहीं हुआ, फ्यूज नहीं हुआ। अब ये एक फूड वैक्यूल आ रहा है, ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर आया, ठीक है, किसके थ्रू आया, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। अब एंडोसाइटोसिस की आगे से दो टाइप्स होती हैं, फैगोसाइटोसिस और पाइनोसाइटोसिस। जब कोई सॉलिड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा होता है तो इसको फैगोसाइटोसिस कहा जाता है, और जब कोई लिक्विड मटेरियल सेल के अंदर आ रहा होता है तो इसको पाइनोसाइटोसिस कहा जाता है। अब क्योंकि यहाँ पे फूड मटेरियल है जो कि सॉलिड इन नेचर है तो इसलिए इसको फैगोसाइटोसिस कह रहे हैं।
अच्छा, ये फूड वैक्यूल अंदर आएगा तो ये लाइसोसोम के साथ आके क्या करेगा, फ्यूज करेगा। अब ये लाइसोसोम क्या कहलाएगा, सेकेंडरी लाइसोसोम कहलाएगा। अब इस फूड वैक्यूल आया तो अब इसकी डाइजेशन होगी और फिर डाइजेस्टेड प्रोडक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर एब्जॉर्ब होगा और जो बाकी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होगा वो सेल से बाहर निकल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट द लाइसोसोम। होप सो कि आपके कंसेप्ट जो है वो क्लियर